What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बहुत प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. जो इंसान लाइफ में जानता है कि कहाँ पर क्या शब्द उसको बोलना है, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी फालतू के अननेसेसरी ड्रामा आप लोगों को होते हुए नजर नहीं आएंगे. कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम बोलते हैं, जहां जरूरी है वहीं बोलते हैं, इसके अलावा अपने आप को चुप रखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पर ये होती है, अगर आप लोग अपने आप को चुप रखते हो तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमेशा समझाना उसी इंसान को चाहिए जो इंसान समझना चाहता है, जो इंसान चीजों को सुनना चाहता है. कई सारे लोग ऐसे रहते हैं कि आप लोग उनसे आधे पौने घंटा बात करोगे या 1 घंटा बात करोगे, और जब फाइनल रिजल्ट बाद में निकल के आएगा वो होगा 0 बटे सन्नाटा, यानी कि वो आप लोगों से कुछ भी नहीं सीख रहा होगा, आप लोग बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे. तो हमेशा ऐसे इंसानों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिए. ऐसे इंसानों के साथ में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. और अगर ऐसा कोई भी इंसान आप लोगों को अगर कुछ बोलता भी है तो बस एक तो कोशिश करो कि कम से कम बात उसकी सुनो, क्योंकि वो अपने माइंड में जो भी कूड़ा करकट भरा हुआ है वो आप लोगों के ऊपर आकर डंप करने वाला है. अपनी फालतू की बातें सुनाएगा जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, अपना जिससे लोगों से चिढ़ता है या फिर जो भी फालतू की चीजें जिंदगी में चल रही है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करेगा. तो इस तरीके के लोगों को जितना ज्यादा कट अपनी लाइफ में से कर दोगे उतना ही ज्यादा आप लोग लाइफ में प्रोग्रेसिव अपने आप को पाओगे, क्योंकि फालतू में किसी भी इंसान के साथ में बहस करने का कोई मतलब बनता नहीं है. हर एक इंसान की अपनी एक लाइफ है, जीने का तरीका है. अगर आप लोग उसको समझाने बैठ जाएं कि हाँ, अगर आज के डेट में अगर आप लोग उसको बोले कि नहीं यार यही चीज सही है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने संविधान को मानता नहीं है, आप लोग फोर्स कर रहे हो उसको संविधान को समझो, ये हमारा संविधान है, संविधान ऐसा होता है, फंडामेंटल राइट होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है. वो कह रहे हैं कि यार मुझे संविधान में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे फंडामेंटल ड्यूटी समझा रहे हो, फंडामेंटल राइट समझा रहे हो. तो इस तरीके के इंसान से हमेशा कोई भी उस तरीके टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है. तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को काम आने वाली है, खासकर आगे लाइफ में, और इनको अभी से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो. अगर किसी एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में किसी पोस्ट पर आप लोग पहुंचते हो तो ये नहीं है कि वो पोस्ट आप लोगों को सिखाएगी. ये सारी चीजें आज से ही आप लोगों के बिहेवियर में झलकनी चाहिए, तभी आप लोग उस पोस्ट के और करीब पहुंचोगे. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लाइफ में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है. काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है. डिटेल में काफी कुछ हम लोग जानेंगे. एडिटोरियल है काफी इंटरेस्टिंग, जो कि जानकर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा. पर लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है. जो भी मोबाइल में वॉलेट आप लोग देखने को मिलते हैं, आप लोगों को ये बताना है कि किसके द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं. ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने. पहला बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर यहां पर इंडिया बैंक एसोसिएशन के द्वारा. तो क्या आंसर इसका सही है? ए, बी, सी, एफ, डी. तो ये आंसर आप लोग इसका बताइए. वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को यहां पर इसका आंसर बताऊंगा. कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी ले जाते हैं कि आप लोग के मोबाइल में कोई ऐसा वॉलेट है जिससे आप लोग पेटीएम, जिससे आप लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, तो फिर पूछे कि हाँ ये है, तो बताओ ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है. तो ये सारी बेसिक चीजें वो हैं कि जिस बच्चे का जो इंसान है वो क्वेश्चन करने वाला, जो भी जिस बच्चे का जो माइंड है जो क्वेश्चन करने वाला होता है, वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चीजों को जानने के लिए क्यूरियस रहता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया. तो हमेशा उसमें वो इंटरेस्ट रखता है. तो एक अच्छी बात है, अगर आप लोगों के माइंड में कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो तुरंत उसको क्लियर करो, उसको आगे लेकर नहीं जाना चाहिए, वहीं पर ही उसको खत्म करना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं. आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. पहले आज के जो आर्टिकल है उनका एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. एडिटोरियल के अंदर आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. उससे आप लोगों को काफी कुछ एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा अपने आप को, कैसे आप लोग चीजों को लिख पा रहे हैं. एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू किया कीजिए. टेलीग्राम पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहां पर आप लोग जाकर आंसर लिख सकते हैं, फिर फेसबुक पर जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे. एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने आप लोगों को सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी. आप लोगों की जो रिवीजन की पीडीएफ है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रिवीजन की भी वीडियो आई थी ना आप लोग की अभी अप्रैल वाली, उसकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी. इसी के साथ में पूरा जो मैंने आप लोगों को पहले जो वीर तालियान वाले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा था वो सब मैंने आप लोगों को स्टडी लेवल पे प्रोवाइड करा दिया, यानी कि दोनों जगह प्रोवाइड करा दिया फिलहाल के लिए, जो बच्चे जहां भी जुड़े हुए कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले. आगे से जो पीडीएफ वगैरह है वो तो स्टडी लेवल वीर वाले टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी, और जो आंसर राइटिंग है वो आप लोग वीर तालियान वाले पर अपना कंटिन्यू रख सकते हैं. वहां पर कुछ क्वेश्चन भी देखूंगा, पोस्ट किया करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से
अपने प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देकर चल सकें। पर कोशिश ये करो कि फालतू के आनंद फानन के कमेंट वहां पर आप लोग न करें, काम की ही चीजें पोस्ट करें ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे हो। प्लेटफॉर्म ही इसलिए आप लोगों को दिया गया है। देखिए ये सीरियस जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली वो चीजें बनाई जाती है। जिनको लगता है टाइम पास करने आ रहा है, मैं ब्लॉक कर दूंगा उनको और वहां से हटा दूंगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मैं चाहता हूं सीरियस लोग ही वहां पर रहे, ठीक है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर एक तरीके से भंडारा चल रहा है कि कुछ भी पोस्ट कर देते हैं कई सारे, तो वो चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। फालतू में इस तरीके की चीजें न पोस्ट करें, अपना पढ़ाई का माहौल बना के रखें वहां पर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। ये प्रोवाइड कराने का मतलब ये होता है कि ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। ओके, सबसे पहले कल जो है बड़ी दुर्घटना देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरा जो ट्विटर था वो छाया रहा। पहली तो यहां पर क्या थी, ये आईपीएल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। कई लंबे समय से इसके ऊपर कमेंट किए जा रहे थे कि पूरे देश में इंस्टीट्यूशन जो है सारे बंद कर दिए हैं, एग्जाम बच्चों के नहीं हो रहे हैं, कई सारी चीजें शट डाउन कर दी हैं, दुकानें वगैरह बंद कर दी गई हैं, पर लेकिन आईपीएल कंटिन्यू चल रहा है। क्या आईपीएल पर कोविड-19 का इंपैक्ट नहीं पड़ता है? तो उसका जवाब मिल गया कि हाँ पड़ता है, आईपीएल वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आईपीएल को फिलहाल जो है अभी ये इनडेफिनेटली यानी कि एक तरीके से अभी पता नहीं है कि कब होगा, इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों का ईपीएफओ का एग्जाम पोस्टपोन किया गया, ये नहीं पता है कि कब होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के बारे में क्या होगा वो आगे पता चलेगा, अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, अपनी तैयारी जो है वो आप लोग अच्छे से कंटिन्यू रखिए। इंडियन प्रीमियर जो लीग है हमारी कंट्री में, ये जो फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट सेशन देखने को मिला था वो था इसका 2008 में। अभी जो इसका अभी जो लेटेस्ट अभी एडिशन चल रहा है 2021 में, ये अभी आप लोगों को इसका लेटेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, जो भी पोस्टपोन किया गया यहाँ पर ये, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल सबसे ज्यादा बार अब तक कौन जीता है, तो मुंबई इंडियन, ठीक है। तो इनके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो यहाँ पर टीम रही है वो मुंबई इंडियन रही है, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो प्लेयर रहा है वो रहे विराट कोहली, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो इंसान है वो है लसित मलिंगा। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। जो आईपीएल टूर्नामेंट है, अगर आप लोगों को याद होगा, इसका लास्ट वाला जो सेशन था 2020 में, कोविड-19 के चलते ये कहां पर हुआ था, ये याद रखना, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, इनके यूएई में। हमारे देश में ये सेशन नहीं हुआ था क्योंकि कोविड-19 जो है उस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिली थी। हमारी कंट्री में जो बीसीसीआई है, जिसको आप लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट बॉडी है वर्ल्ड में, क्योंकि ह्यूज मनी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें, और यही रीजन था जिसकी वजह से अब तक जो चीजें थी वो कंटिन्यू यहां पर चली हुई आ रही थी। आप लोगों ने अगर आईपीएल के प्लेयर को ध्यान से देखा होगा तो दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट, उनकी जो जर्सी है, जो भी वो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, उस पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये काफी लार्ज स्केल पर जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो पैसा आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है इसमें। तो ये माना जाता है कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें काफी ह्यूज मनी पे की जाती है आईपीएल के द्वारा। ये अगर 2015 का डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूं तो लगभग 11.5 बिलियन के करीब हमारी कंट्री की जीडीपी में यहां पर पे किया गया था इंडियन इकोनॉमी में आईपीएल के सेशन के द्वारा। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा इससे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कि बुरी कंडीशन होने के बाद भी अपने देश में नहीं तो किसी और देश में जाकर कंडक्ट कराते हैं, पर ये आईपीएल जो है वो कंटिन्यू यहां पर रहता है। रीजन क्या है? रीजन है इसके पीछे मनी। तो जहां पर मनी लगती है वहां पर ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी एक और एंटरटेनमेंट का साधन है वो आप लोग अभी छूट गया आप लोगों से। किसको लग रहा है अच्छा आईपीएल बंद हो गया और किसको बुरा लग रहा है, आप लोग अपना जो रेस्पॉन्स है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा था जो सारे मैच देख रहा था बिल्कुल टकटके लगाकर, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक? ये ऐसा भी कोई था महान पर्सनैलिटी, बताइएगा आप लोग। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली उसके चलते पूरे देश में काफी बड़ा रोष यहाँ पर ट्विटर पर निकल कर आया, और इसके चलते यहाँ पर ये जो न्यूज है, यहाँ पर जो कंगना रनावत का ट्विटर है अकाउंट, ये सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके ऊपर काफी लंबे समय तक यहाँ पर ट्रेंड में रहा। ये 3 मिलियन के करीब इनके फॉलोवर थे यहाँ पर, और ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अकाउंट जो सस्पेंड किया गया, ट्विटर के कुछ रूल्स होते हैं कि आप लोग हेटफुल कंटेंट जो बेसिकली कंटेंट वहां पर न फैलाएं, कई एब्यूजिव बिहेवियर वहां पर नहीं देखने को मिले। पर लेकिन ट्विटर के द्वारा ये बोला गया कंगना रनावत जो है वो कॉन्टिन्यूअसली हेटफुल कंटेंट वहां पर फैला रही थी, कॉन्टिन्यूअसली यहां पर एक एब्यूजिव बिहेवियर वहां पर देखने को मिल रहा था। इनके द्वारा कई सारी गाली गलौज, मतलब एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो फेवर लेती है, ये प्रेजेंट टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है बीजेपी, उसका फेवर करती है, और उसी के चलते इनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। समझ रहे हैं? Y+ सिक्योरिटी यानी कि कुछ ही पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनको इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। तो इनमें से एक पर्सनैलिटी यहां पर ये है जिनको ये सिक्योरिटी मिली हुई है। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी दुर्घटना घटी उसमें आरोप लगाया गया, जो पर्टिकुलर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट जीत कर आई है अभी यहां पर ममता बनर्जी जी की, तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते और कई सारे काफी ऐसे
कंटेंट यहाँ पर बेसिकली पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर आ रहा था। तो ये एक तरीके से वायलेंस को सपोर्ट करने वाली बात होगी, तो इनको ध्यान में रखते हुए कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है ये सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि सोशल मीडिया हैंडल अगर आप लोग कुछ भी यूज कर रहे हो तो वहां पर एक आप लोगों को कम से कम ये जो कहते हैं कि पढ़े लिखे इंसान वाला बिहेवियर वहां पर दिखाना है कि फालतू की चीजें पोस्ट नहीं करनी है ताकि दूसरे की जो भावना है उसको ठेस न पहुंचाएं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीजें यहां से हटनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, मैंने भी ट्विटर पर आप लोगों से पूछा था ये, तो मैक्सिमम जो कमेंट आए उस पोस्ट के नीचे जो मैंने ट्विटर पर पोस्ट की थी वो ये थे कि सारे बच्चे बोले थे कि सर सही हो गया, अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। यानी कि मैक्सिमम बच्चों के अंदर भी रोज भरा पड़ा था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब प्रोटेस्ट चला था बच्चों का जॉब को लेकर, उस टाइम पर भी इनके द्वारा कई फालतू के कमेंट किए गए थे उस टाइम पर, जो पर्सनली मुझे बेसिकली बुरा लगा था। ठीक है, हालांकि इनका जो अगर आप लोग देखोगे कि कहां से जो निकल के आई और कहां पर पहुंच गई, वो एक अच्छा मतलब इंस्पिरेशन, एक तरीके से इंस्पायर करने वाली आप लोग बात बोल सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन कहां से निकल के और कहां पर पहुंच गया। और खासकर फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाली एक पर्सनैलिटी है जो कि कई सारी मूवीज ऐसी बनाती है जिसमें हीरो होता ही नहीं है, यानी कि एक तरीके से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी बना रही है। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। पर वो एक पहलू है जिससे आप लोग इंस्पायर हो सकते हैं, पर दूसरा पहलू ये भी है कि काफी ज्यादा हेट कंटेंट इनके द्वारा यहां पर फैलाया गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिली। तो जो भी लगभग आप लोगों के द्वारा कमेंट किए गए मैक्सिमम कमेंट, मुझे लग रहा है कोई एक कमेंट ऐसा नहीं था जब मैंने पढ़े आप लोगों के ट्विटर पर कि किसी ने भी ये बोला कि हाँ सर सही गलत हो गया, सबने बोला सही हो गया, इस तरीके का अकाउंट यहां पर नहीं होने चाहिए। तो सही हो गया तो बताइए, चलो सही है जो भी है, पर लेकिन ये इस तरीके से एक जो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए पर्सनैलिटी का वो दिखना चाहिए था, जो यहां पर नहीं दिखा एक तरीके से इतनी ज्यादा फॉलोइंग होने के चलते। कल हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ केसेस निकल कर आए ये थे 3.6 लाख केसेस, और जो लोगों की डेथ हुई ये थे यहाँ पर 3454 के करीब लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वो चल ही रहा है पूरा फंडा, ठीक है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर और केरला तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए। अगर बात करें नंबर ऑफ डेथ में, सबसे ज्यादा कल उत्तर प्रदेश में हुई, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में देखने को मिली, यानी कि डेथ के मामले में अलग अलग है और केसेस के मामले में अलग अलग है। वैसे यूएसए के बाद में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं वो हमारी ही कंट्री में है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा और अपना ध्यान भी रखेगा। बाकी अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट ही है, ये आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर घर में देखिए आज के डेट में किसी भी हॉस्पिटल में आप लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आप लोगों को नजर आएगी, वहां पर बेड अवेलेबल नहीं रहेंगे, वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें मार्केट में निकल कर आ रही है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी में से एक है यहाँ पर जिसका नाम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। हालांकि ये मॉर्निंग में नहीं, अब जो फिलहाल आप लोगों की पीआईबी वाली वीडियो है वो मैं इवनिंग में डालता हूं, क्योंकि कई सारे यार मेल मेरे पास में आ रहे थे कि सर इवनिंग में वीडियो को डाल दिया कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो जिनको देखनी है वो उठकर देख ही लेगा, उस टाइम तो वो अवेलेबल होगी, तो थोड़ा सा पहले उस वीडियो को अपलोड कर दो। कई सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ ड्यूटी कर रहे हैं इधर उधर, उनकी वजह से भी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट थी कि सर ड्यूटी जाना पड़ता है कंटिन्यूअस आज के डेट में, कुछ हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो जो है मैं शाम को 10 बजे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो कंटिन्यूअसली उठ रहे हैं वो उठते रहिए, उनको आप लोगों को तो 4 बजे वीडियो मिल ही जाएगी। आप लोग अपना शेड्यूल ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो आदत बनाई है, उसको आप लोग कंटिन्यू रखिए। बाकी जिनको दिक्कत थी उसके लिए मैं शाम को सोच रहा हूँ कि 10 बजे इसको अपलोड कर दिया करूँ, ताकि आप लोग उसको जिसको इवनिंग में देखना है इवनिंग में देख ले और मॉर्निंग में देखना है मॉर्निंग में देख ले। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि दोनों के लिए ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा कि मॉर्निंग वालों को नहीं मिल रही है, उनके लिए भी अवेलेबल है। आप अगर 4 बजे उठ रहा है, अगर कोई 3 बजे भी उठना चाहता है तो 3 बजे भी उठ सकता है। ठीक है, तो वो याद रखेगा। तो उसमें मैंने मॉर्निंग में ये ऑलरेडी ये जो आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, तो एक बार थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है बेसिकली, यहां पर ये जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहती है, अगर इन्वायरमेंट में बात करें तो 78% आप लोगों को नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन आप लोगों को हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली देखने को मिलती है। तो ये इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन में से जो बेसिकली अवेलेबल है उसमें से ऑक्सीजन निकालता है, और उसमें और भी कई सारी चीजें मिली रहती हैं। तो लगभग 90 से लेकर 95% तक ये माना जाता है कि वो जो ऑक्सीजन है वो प्योर ऑक्सीजन है, यानी काफी हद तक वो यहां पर फायदा पहुंचाएगी अगर उसको यूज किया जाता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटर को। तो इसके चलते यहां पर ये पर मिनट 1 से लेकर 10 लीटर तक का यहां पर ऑक्सीजन जो है ये उसको रेगुलेट कर पाता है। तो अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और घर पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा तरीका है यहां पर कि इस टाइम पर ये पर्सन जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। पर लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा वैलिड देखने को मिल रही है, 40,000 से लेके 90,000 तक का यहां पर इनकी कॉस्ट जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई घर में ऐसा बीमार इंसान है तो कम से कम ये एक ऐसी चीज है कि जो आप लोग अपने आप में ऑलरेडी
घर पर रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कई सारे एरिया में, बहुत सारे एरिया में लोगों की जान जा रही है। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी सेंटर को यहां पर एक तरीके से चेताया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि यार ये क्या चल रहा है, इस चीज को सुधारो, तो यहां पर वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली जो एक तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इग्नोर किया जा रहा है। जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए दिल्ली को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा रही है जो होनी चाहिए, उसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। यहां पर अभी ये एक बुरी कंडीशन निकल कर आई मैक्सिको सिटी के अंदर, तो यहां पर अभी एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया, जिसके चलते 23 लोगों की जान चली गई। तो ये दुर्घटना अभी यहां पर मैक्सिको के अंदर देखने को मिली, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे अगर बात करें, फॉरेन कंट्री के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके ऊपर एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक बात यहां पर ये पर्सनल लाइफ में भी याद रखनी है। देखिए, कभी भी किससे हेल्प मांगनी है ना, वो तब मांगनी है जब आप लोगों को लगने लगे कोई भी साधन अब आप लोगों के पास में नहीं बचा है। अगर किससे हेल्प मांगते हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उस इंसान के कर्जदार बन जाते हैं। ताउम्र आप लोग देखिए, कहीं भी आप लोगों के ऊपर वो कमेंट कर सकता है कि हाँ तुम वही हो और तुमने ये किया था वो किया था, तो ये सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो हेल्प मांगना एक तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने कमजोर दिखाने वाली बात होती है। तो हेल्प मांगने से हमेशा बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प क्यों ना हो। खासकर अगर यारी दोस्ती में मैं आप लोगों से बात करूं, अगर आप लोग एक दो रूममेट आप लोग आपस में रह रहे हैं और वो रूममेट आप लोग के ऊपर अगर मान लीजिए 50 रुपए खर्च करता है कि आप लोग चलिए पार्टी करके आते हैं, अगली बार 50 रुपए आप भी उसके ऊपर खर्च करो ताकि वो ताने न दे। ये मैं आप लोगों को लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं जहां पर इंसान जो है वो आप लोगों के साथ में रहेगा और फिर दूसरे के सामने जाकर बुराई करता हुआ नजर आएगा कि इसके पास पैसे नहीं रहते, इसके साथ मत जाना, ये नोटंकी करता है, मतलब आप लोगों की बुराई करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कमेंट भी मेल भी आते हैं कि सर ये इस तरीके का माहौल बनाए, दिमाग पे काफी प्रेशर बढ़ रहा है। कई सारे ऐसे रूममेट मिल जाते हैं जिसकी वजह से माइंड खराब होने लगता है। तो आप लोग हमेशा ये तो सामने वाले के साथ में जाना है, पार्टी करनी है, तो वो खर्चा कर रहा है तो आप भी खर्चा करो, वरना बोल दो कि नहीं यार पार्टी में नहीं जाना है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीका है। तो यही तरीका होता है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है कि जो भी हम लोग हेल्प आज के डेट में बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, वो जो हेल्प है वो हम लोग को बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में हमारी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी उसको अंडरमाइन करने वाली है। हम जो चाह रहे थे कि आज की डेट में हम लोग एक लीडर उभर कर आ रहे हैं, वो कैसा लीडर जो दूसरों से हेल्प ले रहा है, खुद ही अपनी जो पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं लीडर बनूंगा। तो इससे यहां पर एक काफी शानदार एक डिटेल में फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है जो सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती पोल यहां पर चल रहे थे अभी, तो यहां पर उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें एसपी जो है और बीजेपी जो है उसने बोला है, इनके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि सबसे ज्यादा विक्ट्री उनके द्वारा क्लेम की गई है। हालांकि यहां पर कोई ऐसा नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और ये एसपी का कैंडिडेट है, पर हाँ ये कि बैकग्राउंड में जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है उसके बारे में यहां पर बात कर रही है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर ये बात है। आप लोगों को क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरीके से यहां पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे? तो इसके बारे में आप लोग बेसिकली कुछ चीजें सोचिए इसके बारे में लोकल एरिया में, कि लोकल एरिया की पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल लेवल पे कोई इंपैक्ट डालती है कोई, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक विचार जरूर देना चाहिए। 40% के करीब जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ओनली पूर्ति की जा रही है दिल्ली के अंदर, बाकी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है। लो ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई सारे हॉस्पिटल जो हैं वो अभी जूझ रहे हैं, तो इसके चलते कई सारे लोगों की भी जान जा रही है। तो इसको कैसे सुधारा जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। अभी अगर बात की जाए यहां पर, तो ये भी एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। मई का जो सेशन है यहां पर आईआईटी जो जेईई का जो मेंस है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मुहिम चलाओ कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो पोस्टपोन किया जाए। यार देखो, अगर माहौल बनेगा उसके लिए मुहिम चलाने वाली बात नहीं है। कंडीशन जिस तरीके से बनी हुई है देश के अंदर, उसके चलते अपने आप ही वो चीजें हो जाएंगी, पर लेकिन आप लोग उसको कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को। अगर पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात है, और ज्यादा टाइम मिल जाएगा और अच्छे वाली प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो आप लोग अपने हथियारों के साथ में बिल्कुल तैयार रहिएगा, आर्मी की तरीके से जब भी कोई भी कंडीशन बने तो तुरंत टूट पड़ना है। ठीक है, तो वो चीज देखिएगा। आगे अगर बात करें 5G टेक्नोलॉजी जो है वो अभी हमारी कंट्री में ट्रायल बेसिस पर चलने वाली है, काफी लार्ज स्केल पर। तो उसमें जो चाइना की जो कंपनीज है उनको साइड में निकालकर फेंक दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए डिस्टेंस बनाना काफी ज्यादा अच्छा है। डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा ट्यूसडे में परमिशन दी गई यहाँ पर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड है कि वो 5G टेक्नोलॉजी का यूज कर उसके एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर जैसे भारतीय एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तो हमारी कंट्री में ये दो काफी बड़े प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे वोडाफोन और आइडिया भी है, MTNL भी है, पर लेकिन उनकी हालत जो है वो खस्ता है। जो मेन जो प्लेयर रहने वाले इस पर्टिकुलर फील्ड में वो है भारतीय एयरटेल, जो कि
5G का मुझे लग रहा है आज के डेट में सबसे ज्यादा इसके पास में स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और बाकी का यहाँ पर जो होने वाला है ये होने वाला है जियो। तो इनके बीच में एक कड़ाके की टक्कर यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो ये सारी जो स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इसके चलते देखते हैं क्या कंडीशन बनती है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि काफी सारी कंपनी ऐसी थी जो चाइना की यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी लीड में चल रही है, तो उनकी हेल्प लेने से हम लोगों ने मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी इंपैक्ट आप लोगों को आगे नजर आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। ये मूलचंद की जो नर्सिस हैं वो भी यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो अभी यहाँ पर जो बेसिकली जो दवाइयां दी जा रही हैं, जैसे यहाँ पर रामदेसिविर जो ये दवाई है यहाँ पर तो ये जो दवाई है 70,000 यानी कि 70,000 करोड़ 70,000 की यहाँ पर बेची जा रही है ये दवाइयां, ठीक है। ये वही दवाई है जिसको बोला था 600 रुपए की, 700 रुपए की, या फिर आप लोग 200-250 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग रेट पर बेची जा रही थी। वही 70,000 रुपए का डोज यहाँ पर इनके द्वारा बेचा जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कॉमन जनता है वो कैसे त्राहिमाम कर रही होगी यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर। तो ये अभी ये तो नर्सिस ये हरकतें कर रही हैं, कई सारे ये अलग अलग हॉस्पिटल में ये चीजें देखने को मिल रही होगी। ये तो वो चीजें हैं जो सामने आ जाती है। सामने कब आती है चीजें, देखिए अगर मान लीजिए किसी इंसान ने एक छोटी सी गलती करी और वो गलती कर उसने वहीं पर छोड़ दी, वो चीजें कभी सामने नहीं आएगी। जब आदत बन जाती है ये, तो वो सारी चीजें फिर नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है। अब इनको आदत बन गई होगी, उस दिन से बेच रहे हैं पर काफी प्रॉफिट हो रहा है। जो 500 रुपए की चीज थी, अगर उसमें आप लोग 70-80 हजार रुपए मिल रहे हैं, जितनी सैलरी भी नहीं होगी 2 महीने की इनकी, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो इससे जो कॉमन जनता है, गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको तो ये दवाई मिलने वाली है नहीं। तो ये सिचुएशन काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 100 के करीब पर्सन जो है वो अरेस्ट हो गए कोविड-19 रिलेटेड क्राइम में भी। आज के डेट में जब ऐसा माहौल बनता है तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती नजर आती है। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। कई सारे आप लोगों के पास में रिक्वेस्ट आती होंगी, यार हेल्प कर दो, वो हो गया, पता नहीं कहां से दुनिया भर के मेल आज के डेट में मेरे पास में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जेन्युइन नहीं होती हैं, बहुत सारे इसका गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी की भी इस तरीके से हेल्प मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े बाद में, ठीक है। आप लोगों की मेहनत की चीजें हैं तो किसी को भी फ्री में प्रोवाइड मत कराना, उसको समझ लीजिएगा ढंग से कि रियलिटी में जरूरत है। अगर आप लोग उसको ठोक पीट कर समझ में आ जाए तो ही चीजों को आगे लेकर चलें, वरना इन सब चीजों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के डीएम हैं और आप लोगों के एरिया में ये सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो कैसे आप लोग इनसे निजात पाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में यहां पर होना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर लोगों को अवेयर कराना पड़ता है कि हाँ यार इस एरिया में ये दवाई ऐसी है, और उसके लिए एक हेल्पलाइन भी प्रोवाइड करा दो। अगर कोई भी ऐसी कोई काला बाजारी करता हुआ पाया जाता है तो वहां पर आप लोग जाकर उसको तुरंत उसको रिपोर्ट करो, ताकि ये सारी चीजें आगे देखने को न मिले। इसके लिए प्रॉपर कड़े एक्शन यहां पर लेने चाहिए, ताकि यहां पर ये सारी हरकतें जो की जा रही हैं वो ये हरकतें करने से पहले सोचे एक बार कि क्या कंडीशन, क्या खामियाजा तुमको भुगतना पड़ सकता है। तो प्रॉपर लॉ एंड जो रूल और रेगुलेशन है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए, तो तब सारी सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल होती है नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ये भी काफी जरूरी है, जो अभी रिसेंटली आप लोगों को जो दिक्कत देखने को मिली, खासकर जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो बच्चों को दूध पिलाने वाली जो मदर है, ठीक है, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी कई सारी जो स्कीम है वो हेम्पर चल रही है, कई सारे राज्य में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक तो देखिए राज्य में सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है ढंग से, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 ने इतनी खस्ता हालत कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वही है यहाँ पर, अगर आज के डेट में आप लोग देखिए कि प्रॉब्लम यहां से निकल कर आ रही है कि जो डॉक्टर की फैसिलिटी है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कल को दिक्कत और ज्यादा ग्रेव कंडीशन न बन जाए। तो ये भी एक देखने वाला मुद्दा है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन क्लास भी सस्पेंड कर दी गई है, ये 16 मई तक का, क्योंकि कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते यहां पर अभी ये भी एक न्यूज है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके द्वारा फ्री राशन जो है वो सबको प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी यहां पर इनके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये 5,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 1.56 लाख जो ऑटो और रिक्शा ड्राइवर हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि लोग तो आज के दिन घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी जो है वो भी बंद पड़ गई है, तो कैसे उनका काम चलेगा। तो इसके चलते जो राशन कार्ड होल्डर हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड जो होल्डर हैं, तो उनको बोला गया कि फ्री ये राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते हैं ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल हो पाती है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि हर टाइम प्रोवाइड कराना है, पर लेकिन जब पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बनी है, जब इंसान के पास में कोई रास्ता ही नहीं है, तो उस टाइम पर कम से कम हेल्प की जा सकती है, ठीक है। फ्री राशन जो स्कीम है यहां पर ये काफी लेट आई, कांग्रेस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। तो देखिए यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है वो भी यहां पर अपना रोल प्ले करती रहती है टाइम टू टाइम, पर लेकिन ऐसे टाइम पर कम से कम सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन वाली पॉलिटिक्स बाद में भी खेली जा सकती है। आगे बात करें, 86 के करीब जो इंडियन आज के में जो फिशरमैन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया श्रीलंका वाले एरिया में। देखिए ये कंडीशन आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगी। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप लोगों को ये कंडीशन नजर आती है। जो मछुआरे वो बेचारे, उनके पास में कोई साधन तो है नहीं, वो पता लगाए इस चीज का, तो कई बार वो बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के वाले एरिया में भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलेगी।
तो देखते हैं कैसे सिचुएशन यहां पर कंट्रोल की जाती है। तो इसके बारे में यहां पर ये भी न्यूज थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी गुहार लगाई जा रही है कि भाई साहब ऑक्सीजन का कुछ करो, नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, तो जिनका नाम है एनवी रमना, ठीक है, तो ये 48 यानी कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री के। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो भी आज के में जो बेसिकली एक रोल प्ले करते हैं एक गार्जियन का, खासकर राइट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, तो वो काफी अच्छे से फॉलो किया जाएगा, जो कि पास्ट में कई बार नहीं देखने को मिला था। तो उसके ऊपर बात की जा रही है। तो कई सारे एरिया में जो है अभी रिसेंटली भी शिव मोटो एक्शन लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा इमीडिएटली, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है तो कोर्ट जो है अलग अलग राज्य के काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो देखते हैं आगे कितने अच्छे लेवल पर चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये एक ब्यूरोक्रेट थे जिनका नाम था जगमोहन मल्होत्रा। तो ये जम्मू और कश्मीर के गवर्नर भी रहे 2 बार, पर लेकिन इनके द्वारा कभी भी रबर स्टैंप बनने की कोशिश नहीं की गई। यानी कि जो इनकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हिसाब से इनके द्वारा निहित की गई और कंट्रोवर्सी में भी काफी लार्ज स्केल पर रहे। इतना शानदार तरीके से काम इनके द्वारा किया गया कि पद्म श्री दिया गया इनको 1971 में, पद्म भूषण दिया गया इनको 1977 में, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको 2016 में। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी शानदार ये पर्सनैलिटी थे, कितने शानदार तरीके से इनके द्वारा अपना रोल प्ले यहां पर किया गया है। तो रिसेंटली ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो ये है यहां पर एक दुखद घटना है। तो एक हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। G7 कंट्री ये सोच रहे हैं कि चाइना को कैसे टैकल करना है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा जद्दोजहद चल रही है कि क्या सिचुएशन किस तरीके से टैकल की जाए, क्योंकि फिलहाल जो है अभी आज के डेट में चाइना का जो रवैया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर भी कई सारी बातें यहां पर की जा रही है। अभी हांगकांग वाला जो इशू चल रहा है चाइना के अंदर, चाइना बिल्कुल कंट्रोल करना चाह रहा है, तो वो भी इशू यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो कि यहां पर भी सामने निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। G7 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि G20 कंट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो G7 कंट्री से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए, तो रिवीजन कर लीजिए, एक बार बताइएगा, ठीक है। अफगानिस्तान से जैसे ही यहां पर यूएसए के जो ट्रूप्स हैं, यानी कि यूएसए की जो फोर्स है, उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया ये एरिया, तो उसकी वजह से दिक्कत यहां पर देखने को मिलने लगी। यानी कि अगर आज के डेट में बात करें तो एक नई प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है कि तालिबान और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में झड़प यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आने वाले टाइम में और बड़ी दिक्कत देखने को मिलने वाली है, क्योंकि तालिबान काफी ताकतवर है अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उतनी ताकतवर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो अभी फर्स्ट में से इन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल कैसे की जाएगी, तो ये समझने वाला मुद्दा होगा। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया और इसी के साथ में जो बोरिस जॉनसन है, ठीक है, तो उनके द्वारा एक वर्चुअल जो समिट है वो अभी देखने को मिली। तो कैसे चीजों को लेकर चलना है, देखिए ब्रेक्जिट हो चुका है और यूके बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से। अब यहां पर इंडिपेंडेंटली ये अलग अलग कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बना सकता है, जैसे पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो पोस्ट ब्रेक्जिट यानी कि ब्रेक्जिट होने के बाद में अब सारी चीजें आराम से चल सकती हैं। अभी हमारी कंट्री में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बोला गया कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यूके के अंदर में, तो ये सारा इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यूके जो है वो इंडिपेंडेंट अब अपने डिसीजन ले पा रहा है, तो उसके चलते सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी यहां पर आगे लेकर चला जा सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो अभी यहां पर देखते हैं किस तरीके से कंडीशन को लेकर चलते हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी दोनों कंट्री के बीच में आएगा तो इससे भी दोनों कंट्री को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो आगे कई सारी चीजें चेंज हुई क्योंकि अभी नए नए ये निकले हैं बाहर, तो अभी सिचुएशन आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। देखिए अपनी कंट्री में एक चीज मुझे बड़ी शानदार लगती है, हमारी कंट्री में नॉर्मली ये चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। रिलेशनशिप को काफी हद तक सहज कर रखने की कोशिश की जाती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर लेकिन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे तो ये काफी ज्यादा दिक्कत का मुद्दा निकलकर सामने आता है। जैसे कि अभी यहां पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिनके जो रिलेशन के जो चर्चे थे वो हमेशा रहते थे कि हाँ इस ऐसी जोड़ी होनी चाहिए हमेशा जो एक दूसरे को शानदार तरीके से सपोर्ट करे। पर लेकिन 27 ईयर बाद अब इन्होंने डाइवोर्स जो है वो यहां पर भी ले लिया है एक दूसरे से 27 साल बाद। तो अभी कंडीशन यहां पर यह कि देखिए जो भी चीजें हैं कि रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रखना काफी टफ काम होता है। हमेशा ये कब टूटता हुआ नजर आता है, देखिए अमीर आदमी, पैसा है दुनिया भर का, कोई कमी तो है नहीं, तो फिर रिलेशनशिप क्यों टूट रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो फाउंडर है अमेजन के, उनके द्वारा अपना डाइवोर्स उनके द्वारा फाइल किया गया था, मतलब उन्होंने भी डाइवोर्स लिया कुछ दिनों पहले। अभी आप लोगों ने सुना होगा इलोन मस्क साहब भी, वो भी डाइवोर्स कई बार, उनका भी बेसिकली उनके भी डाइवोर्स हो चुके हैं। इसी के साथ में अब यहां पर इनकी न्यूज आप लोगों के सामने। तो एक तरीके से एक तो बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर ये होता है कि क्या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान कुछ करना चाहता है लाइफ में और दूसरा इंसान इंटरफियर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बिल गेट्स साहब जो हैं वो कुछ और सोचकर चल रहे हो आगे और यहां पर ये जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं। पर लेकिन इन्होंने पब्लिक में कोई ऐसा रिवील नहीं किया है। इनके द्वारा बोला गया कि जो भी हमारे काम चल रहे हैं कंटिन्यूअसली बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक फिलैंथ्रोपिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। पर लेकिन जो भी है ये यहां से एक चीज सीखने को मिलती है
कि इंसान को कभी भी एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे चीजें देखने को मिलती है। तो ये नहीं कि पैसा जो है वहां पर अच्छी चीजें चलती रहती हैं, जहां पैसा होता है वहां पर दिक्कतें नहीं आती है। ये उदाहरण आप लोगों के सामने जो मस्ट की उन्हें कहते हैं कि सबसे ज्यादा अमीर पर्सनैलिटी है, तो वहां पर भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चीजों को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। इजिप्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि राफेल खरीदे जाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से। तो ये भी एक काफी एक बड़ी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि अब तक रसिया से इनके द्वारा S-400 सिस्टम खरीदा जा रहा था। अभी यहां पर कई सारी और कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो अब सिचुएशन कैसे टैकल हो रही है, अभी यहां पर ये एक अलग माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे नॉर्मल तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि यहां पर फ्रांस से, जर्मनी से, अलग अलग कंट्री से कई सारे जो इक्विपमेंट है खरीदते हुए नजर आते हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ये बोला गया कि आर्म का जो परचेज है वो काफी ज्यादा अभी बढ़ रहा है, इवन कोविड-19 के टाइम पर भी। तो कंट्री जो है वो दवाइयों के लिए इतना तैयार नहीं है जितना लड़ाइयों के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर टोटल एक न्यूज़पेपर का ओवरव्यू। अब यहां पर जो आर्टिकल है, आर्टिकल देखिए, जो नॉर्मल आर्टिकल है अगर उनके बारे में बात करूं तो आप लोगों के पास में यहां पर 2 आर्टिकल है, ठीक है। एक तो आर्टिकल है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये बात कर रहे हैं यहां पर फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, तो काफी डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। और जो लेबर के इश्यूज हैं हमारी कंट्री में, जो कि कई बार आप लोगों को बताया भी जा चुके हैं कि अलग अलग राज्य में प्रॉपर लेबर पॉलिसी नहीं फॉलो की जा रही है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो एक ओवरव्यू यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी डीएम के जीत कर आई, उसके गुणगान किए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं तमिलनाडु के अंदर में, तो जो हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। केरला के अंदर जो यहां पर बेसिकली जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके बारे में कुछ बातें यहां पर बताई जा रही हैं, ठीक है। तो कई सारे ये मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है इलेक्शन का, तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ये 2 आर्टिकल है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी निकल कर आएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये कोविड-19 के चलते क्या कंडीशन हमारी देखने को मिल रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज आने वाला है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। हमारी लीडरशिप जो है वो हिट होने वाली है, एक तरीके से हिट होने वाली, क्या हिट हो चुकी है, क्योंकि कभी भी मांगने वाला जो है वो लीडर नहीं बन सकता, हमेशा देने वाला लीडर होता है। अगर आप लोग किससे हेल्प ले रहे हो तो वो हमेशा आप लोगों को एक नीची नजरों से देखेगा कि हाँ इसके पास में ये भी नहीं है, ठीक है, ये इंसान क्या मेरी हेल्प करेगा आगे चलकर, तो वो इंसान आप लोगों से डिस्टेंस बनाने स्टार्ट कर देगा जब भी देखो कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो कभी भी किसी भी इंसान के सामने हाथ फैलाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि ताउम्र आप लोग उस इंसान के कर्जदार रहेंगे। कभी भी उसको कुछ बोलेंगे तो 1 मिनट में बोल देगा पलटकर कि तो तुम वही हो जिसको मैंने इस तरीके से हेल्प की थी। तो वो सारी चीजें हैं। तो इंडिया की भी कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर बन गई है जो काफी लंबे समय से चीजों को संभाला गया था, अब सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है। यहां पर अगर बात करें कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि इन द लाइट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, इंडिया जो है उसका जो फॉरेन पॉलिसीज है अगर उसको ध्यान से देखा जाइए तो एक तो होता है कि लोकल लेवल पर अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो एक एस्पायरेशनल प्लेयर से हटकर उसको एक ग्लोबल लीडर की तरीके से सोचना चाहिए यहां पर लेकिन ग्लोबल लीडर क्या होता है, जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकाले। कोविड-19 चाइना में भी था, चाइना ने सारी चीजें जो है वो वहां पर खत्म कर और एक लीडर की तरीके से उभर कर आया, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे थे, जहां पर से वायरस निकल के आया। सब वर्ल्ड को, ऑल ओवर वर्ल्ड को इसने वायरस जो है वो बेसिकली दान में दे दिया कि तुम इस वायरस को एंजॉय करो, और आज की डेट में चाइना सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। तो ये होता है कि लीडरशिप की क्वालिटी, तो ये वाली जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं, हालांकि सबको पता है कि श्याम दाम धन फिर चाइना क्या हरकतें करते हैं, वहां पर कुछ भी डेमोक्रेसी नहीं है, पर फिर भी अपनी कंट्री को ये संभाल कर लेकर यहां पर चले गए। तो इंडिया की क्या कंडीशन बनी है उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो जो सेकंड वेव आई है उसने काफी सारी हरकतें जो है वो ऐसी कर दी कि हमारी कंट्री का जो एक माहौल बना हुआ था कि एक लीडर के तरीके सामने निकल कर आ रहे हैं, जो लगभग 17 सालों में हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक लेवल पर पहुंचाया था वो सारी धूलमित कर दी है, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है। जो वर्ल्ड है आज के दिन में अगर देखें, इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन इंडिया को लीडर देखना वो भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एक होने कहते हैं कि धूलमित होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ ये एक लीडर है, क्योंकि लीडर वो होता है जो अपनी कंट्री को तो थामे पड़ोसी कंट्री को भी थामे, पर लेकिन आज के दिन में हमारी कंट्री की खस्ता हालत हो गई काफी लार्ज स्केल पर। तो इसलिए यहां पर ये बातें देखने को मिल रही हैं कि हम लोग अपने ही पैरों पर ढंग से खड़े होकर नहीं चल पा रहे हैं। रीजनल जो प्राइमेसी थी एक तरीके से, यानी कि जो क्षेत्रीय प्रधानता थी और जो लीडरशिप का ये नेतृत्व का एक पर्टिकुलर जो एरिया था वो काफी ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन को जब ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई कि पड़ोसी देशों की हेल्प करेंगे। आज के डेट में हम लोग पड़ोसी देशों से हेल्प मांग रहे हैं, तो वो कंडीशन हो चुकी है। तो जो हमारी एक हमारी जो एक वो नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर हम लोगों ने जो अपना लीडरशिप की जो क्वालिटी मेंटेन करके रखी थी, हम लोगों ने अपनी इमेज बनाई थी, तो उस इमेज में डेंट लग चुके हैं, वो इमेज काफी कमजोर हो चुकी है, और इसका आंकलन हम लोगों को करना पड़ेगा कि क्या डोमेस्टिक एरिया में भी क्या क्या पॉलिटिक्स हो रही है और क्या क्या सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम जो है वो अगर देखा जाए उस पर अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ा है। हमारी कंट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी, गवर्नमेंट बदल जाती है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया फॉरेन पॉलिसी में। जो फॉरेन पॉलिसी पहले वाली गवर्नमेंट फॉलो
करती है, लगभग उसी पैटर्न पर नई गवर्नमेंट आप लोगों को फॉरेन पॉलिसी फॉलो करती हुई नजर आती है। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज आता है, जैसे पहले रशिया के साथ में काफी अच्छे रिलेशन थे, अब यूएसए के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रशिया के साथ में रिलेशन हम लोगों ने बर्बाद कर दिए। तो ये एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा। जबकि आप लोग यूएसए के अंदर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। रीजनल जो प्राइमेसी वाला इशू था, यानी कि जो रीजनल लेवल पर प्रधानता वाली बात थी, अभी कोविड-19 के चलते वो काफी ज्यादा कम हो गई है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये कि हम लोग हेल्प दे नहीं पा रहे हैं, हेल्प लेने के एक एरिया में आगे हैं। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं हमारी कंट्री से ज्यादा जो पावरफुल कंट्री अभी सामने निकल कर आ रहा है वो है चाइना। यानी कि चाइना पास्ट डिकेड से हमारी जो बेसिकली इमेज है उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है। अभी कोविड-19 ने ये काम अपने आप ही कर दिया। जब हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए 2014 में, उस टाइम पर लग रहा था कि काफी कुछ सुधरने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा आते ही जो सार्क कंट्री के जो मेंबर है उनको इनवाइट किया गया कि आओ भैया एंजॉय करो, पार्टी करो, और उसके बाद में मिलकर रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं अच्छे लेवल पर। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। रियलिटी में अगर देखिए, पाकिस्तान के रिलेशन साथ अच्छे नहीं रहे हमारे, जो चाइना के गोद में जाकर बैठा हुआ है श्रीलंका, नेपाल के साथ में रिलेशन अच्छे चल ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर जिनके साथ में रिलेशन अच्छे हो सकते थे वो भी यहां पर नहीं किए गए, तो वो एस्पायरेशन जो थी वो धरी की धरी रह गई। तो आज की डेट में अगर बात करें, जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखें, हम लोग किसी के साथ में अच्छे रिलेशन कैसे बना सकते हैं? आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों के पास में पावर है, आप लोगों के पास में पैसा है, ये दो चीजें जिस इंसान के पास में वो इस वर्ल्ड को रूल करता है, पावर और पैसा। अगर आप लोगों के पास में पैसा है, यानी कि आप लोग दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, आप लोग उसको अपना कर्जदार बना सकते हैं। ये पॉलिसी फॉलो की जाती है चाइना के द्वारा। दूसरे वाली कंट्री को इतना ज्यादा लोन दे दो, इतना ज्यादा लोन दे दो कि उसका इंटरेस्ट भी वो पे ना कर पाए, और उसका इंटरेस्ट भी पे करने के लिए उसे फिर से चाइना से लोन लेना पड़े। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप पे फंसा देती है सामने वाली जो बेसिकली जो कंट्री है, उसको चाइना इतना ज्यादा पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देती है, खरीद लेती है उसे। जैसे पाकिस्तान के बारे में बात करें तो सेम कंडीशन यहां पर की जा रही है। काफी पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी हैं आज के डेट में जो समझ रहे हैं चीजें, पर लेकिन लार्ज स्केल पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पावर में जो गवर्नमेंट है वो यहां पर उसको एक अलग तरीके से लेके चल रही है, तो ये प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान में भी काफी समझदार लोग जो हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है। अगर बात करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में, तो यहां पर एक तो पैसा हो गया, दूसरा चाइना को देखिए आप लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तौर पर उसको भी शाम दाम दन भेद लगाकर, किसी को सप्रेस कर किसी को बॉर्डर का इशू बताकर, किसी को ये मेरा एरिया बताकर, ये सारी चीजें चाइना कर रहा है आज के डेट में। जितने भी ज्यादा हथकंडे इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दूसरा ये तरीका रहता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, आप लोगों के जो लोकल एरिया में कितना सारा आप लोगों का लीडरशिप रहेगी उससे पता चलेगा। हिस्टोरिकल टाई है, काफी बड़ा रोल प्ले करती है, पर लेकिन अगर ये दो चीजें खराब हो चुकी हैं तो हिस्टोरिकल टाई भी कोई ज्यादा देखेगा नहीं, ठीक है, उसको साइड में कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कॉन्टिन्यूअसली यहां पर किसी को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा अगर आप लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो मेटीरियल तौर पर अगर आप लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आप लोग को डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडिया जो है अगर किसी कंट्री को हेल्प नहीं दे पा रहा है और चाइना अगर हेल्प दे रहा है तो चाइना की गोद में जाकर बैठेगा, ना कि इंडिया के पास में आएगा। तो हिस्टोरिकल जो टाई है वो इंपॉर्टेंट होती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर भूखे, जो नहीं कहते भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। तो वही बात तो है यहां पर, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर डेवलपमेंट असिस्टेंट और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अगर नहीं मिल पा रही है तो फिर कैसे वो आप लोगों के साथ में आएगा? तो चाइना के पास में जाएगा, सीधा सीधा भागा। तो आज की डेट में जो चाइना की गाड़ी में सवार हो चुकी है आसपास वाली कंट्री काफी लार्ज स्केल पर, तो चाइना क्योंकि उनको काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट दे रहा है, पर लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना से वो हेल्प ले रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे चलकर वो चाइना के अपोजिट में जाकर कुछ बोल देंगे। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हेल्प लेने से पहले किसी भी इंसान से इस धरती पर 1000 बार सोचो, ताकि आगे जो है वो उसके ऊपर जरा सी देर में आप लोग की इंसल्ट न कर दे, ठीक है, आप लोग कभी कुछ बोल ना पाओ। किसी से उधार लिया ना तो उसको बता दो कि उस दिन तुम्हारे पैसे दे दिए जाएंगे, और उस दिन से एक दिन पहले ही उसके पैसे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि कभी भी किसी इंसान से हेल्प ना ही मांगो, क्योंकि अपने अगर घर की बात करें, आपके पेरेंट्स जो है उनसे आप लोग कभी भी कितना भी मांग लो वो उसके ऊपर कभी कुछ नहीं बोलेंगे, पर लेकिन अगर किसी बाहर वाले इंसान से जाकर आप लोगों ने जरा सी भी हेल्प मांग ली, 2-4 लोगों के सामने तो जाकर बताएगा पहले कि इस इंसान को मैंने पैसा दिया है, इसकी इतनी भी औकात नहीं है, तो वो सारी इंसल्ट, सारी बेइज्जती करता हुआ वो इंसान आप लोगों की नजर आएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हेल्प लेने से बचना है, अपने आप को अपने हिसाब से चलाइए, अपने खर्चे थोड़े कम कर लीजिए। अगर लग रहा है कि यार नहीं चीजें हो पा रही हैं, ये थोड़ा ना कि लाइफ में वही स्टैंडर्ड बना के रखना है, पर लेकिन भले किससे उधार क्यों ना लेना पड़े। उधार लेना एक सबसे खतरनाक काम है सोसाइटी के अंदर, अगर रियलिटी में आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो। कोविड-19 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर इसके चलते काफी सारी चीजें जो है वो श्रिंक हो गई है रीजनल लेवल पर भी, यानी कि हमारी कंट्री ने जो इमेज बनाई थी वो काफी लार्ज स्केल पर धूलमित हो गई है।
एस जयशंकर साहब जो कि हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आज के डेट में, ये इस टाइम पर फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे 2015 में। इनके द्वारा बात की जा रही है कि लीडिंग पावर रेदर देन जस्ट बैलेंसिंग पावर, यानी कि हम लोग एक लीडिंग पावर बनना चाहते हैं, जो कि एक लीडिंग पावर होती है, लीड करके चलती है, ना कि बैलेंस बना रहे हैं कि यूएसए और रशिया में बैलेंस बना रहे हैं, चाइना में और यहाँ पर जो रशिया या फिर यूएसए में बैलेंस बना रहे हैं, वो नहीं रखना है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर एक लीडिंग पावर लेकर चलना है, एक बैलेंसिंग पावर नहीं कि हम लोग एक बैलेंसिंग पावर का काम कर रहे हैं। ये बातें इनके द्वारा बोली गई पहले, पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लीडिंग पावर बनने के लिए आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है आप लोगों के पास में एडवांस होनी चाहिए, जैसे चाइना के पास में है। चाइना डोमिनेट करता है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जबकि इंडिया के लिए काफी कम स्पेस यहाँ पर बचता है। मैक्सिमम आप लोगों को ताकतवर चाइना देखने को मिलेगा, और चाइना की जो एम्बिशन है, जो खासकर अगर बात की जाए सारे एरिया में, चाहे वो किसी भी रीजन में क्यों ना बात करें, वो काफी लार्ज स्केल पर आगे निकल कर आता है। पर लेकिन इंडिया जो है उसके लिए ओनली जो एरिया बच गया है वो है इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो इंडिया का जो रीजन है यहाँ पर जापान हेल्प कर रहा है, यूएसए हेल्प कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में है। तो इस रीजन में तो हमारा एक थोड़ी बहुत साख आप लोग बोल सकते हैं, वरना सब रीजन में मैक्सिमम आप लोग को दबदबा जो है वो चाइना का नजर आएगा। और इनडायरेक्ट वे में इन एरिया में काफी सारी कंट्री आप लोग को चाइना के सामने घुटने टेकती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर भी चाइना काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इंडो पैसिफिक के बारे में बात करें तो इंडिया काफी लार्ज स्केल पर इंगेज यहां पर रहता है, पर लेकिन कोविड-19 के बाद में इंडिया की जो एबिलिटी है इंगेज होने की वो काफी कम हो जाएगी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी कम हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी, तो इससे भी हमारा जो यहां पर जो एक पर्टिकुलर एरिया था, हम लोग जिसको बोल रहे थे कि एशिया पैसिफिक नाम हटाकर इंडो पैसिफिक लगा दिया, तो आगे चलकर अगर यही हरकतें हमारी रही तो चाइना से कोई गुस्सा ना हो जाए, चाइना गुस्सा ना हो जाए, वो ध्यान में रखा करेंगे कंट्री, और यहां पर इसको इंडो पैसिफिक की जगह इसको यहां पर आगे चलकर एशिया पैसिफिक, और पता चला इसको चाइना पैसिफिक बना दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात आ जाती है। कोविड-19 जो है यहाँ पर, ये कोविड-19 के चलते अभी हम लोग काफी लार्ज स्केल पर अपनी जो मिलिट्री है उसके ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो मिलिट्री है उसको, और एलएसी पर अभी जो आप लोगों को फंडा देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा निकल कर आया। हम लोग को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है अपनी मिलिट्री को कई सारे एरिया में, पर लेकिन कोविड-19 ने खाना खाने के पैसे नहीं छोड़े, तो मॉडर्नाइज कैसे किया जाएगा। दूसरा, अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें या रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे अफगानिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर मैक्सिमम जो दबदबा है वो चाइना का आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री को यहां पर भी इग्नोर किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर, तो ये भी सोचने समझने वाली बात है हमारी कंट्री के लिए। न्यू दिल्ली की जो एबिलिटी है यहां पर ये क्वाड के लिए, वो भी अनसर्टेन अभी हो गई है, क्योंकि हम लोग उनसे हेल्प ले रहे हैं ना कि उनकी हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो उसके लिए भी काफी कम हो रहा है। तो इसके चलते अगर कल को हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाकर वो अपना काम भी निकलवा सकते हैं। पता चला यूएसए जो है वो बोल रहा है कि आज की डेट में हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं और तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो जिस इंसान से तुम हेल्प ले लेते हो उस इंसान से आप लोग कभी भी फिर जो है मुंह नहीं लड़ा पाओगे, यानी कि बहस नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ऐसे महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, तो कर्ण जो रहता है वो कभी भी दुर्योधन के खिलाफ नहीं जा पाता है चाह कर भी, क्योंकि इतने सारे एहसानों के ताले दबा होता है वो दुर्योधन के। वो जानता है कि ये दुर्योधन गलत है, पर लेकिन वो उसके एहसानों के ताले दबा होता है, तो इसलिए वो फ्री उसके साथ में चलता है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके बारे में बात करें तो कोविड-19 के बाद में यहां पर अगर कोविड-19 के बाद बात करें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा फ्रजाइल रहने वाला है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत बड़ा कुछ काम करने वाला है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसके कई सारे रीजन भी बताए जा रहे हैं, आगे बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो लीडिंग पावर तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अपने आप सर्वाइव कैसे करेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाइना जो है वो काफी लार्ज स्केल पर दो चीजें फॉलो करता है। ये नहीं था कि कैरेक्टरिस्टिक वाली पॉलिसी कि डंडा भी मारो सामने वाले को और उसको नॉर्मल तरीके से लालच भी देते रहो। ठीक है, तो ये पॉलिसी फॉलो की जाती है चाइना के द्वारा। तो यहां पर एड भी देता है बहुत सारी कंट्री को, मतलब एक तरीके से फ्री में पैसा बांटता फिर रहा है, क्योंकि ह्यूज मनी है इसके पास में। और दूसरे यहां पर थ्रेट भी देता है उसको, यानी कि ये मेरा एरिया है, यहां पर आकर इंटरफेयर मत करना, तो उनको डरा कर भी रखता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था कि इंडिया सामने निकल कर आए, पर लेकिन ये भी माहौल जो है अभी चाइना के फेवर में होता हुआ जा रहा है कोविड-19 के चलते। तो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है अब उसको देखिए हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफी लार्ज स्केल पर बर्बाद हो रही है, और ये कोविड-19 के ऊपर आप लोग इसका इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। कोविड-19 से पहले भी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो खस्ता हालत में थी, और 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोविड-19 से पहली प्रॉब्लम थी। कोविड-19 ने तो उसमें और कंगाली में आटे गीले वाली बात कर दी, यानी कि दिक्कत पर और ज्यादा दिक्कत बढ़ा दी। फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कम होगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा कर। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, क्योंकि पैसे ही नहीं रहेगा तो कहां से प्रोड्यूस करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। तो कंट्री किस तरीके के जोन से निकल जल रही है, तो ये समझने वाली बात है, इसको निकाले कैसे यहां पर वो देखने वाली बात है। तो सेंट्रल अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में अगर बात करें, उनके दो फोकस अभी रहेंगे सबसे ज्यादा,
वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुए, अगर डोमेस्टिक एरिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल में उनकी हार हो गई। तो अभी फिलहाल सेंटर जो लीडरशिप है उनके दो फोकस रहने वाले, एक तो कोविड-19 से रिकवरी कैसे करनी है और दूसरा अगली साल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो है उसको कैसे टैकल करके चलना है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो है ना हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल इलेक्शन होते हैं, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें ओनली 80% केवल सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से अकेले से निकल कर आती है। यानी कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि उत्तर प्रदेश जिसके हाथ में आ गया, ये समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर बना के ले गया, यानी कि उसके हाथ में पावर आ गई। ये आप लोगों ने अगर बात करें, इसके ऊपर मूवी भी है, मूवी का नाम माइंड से निकल गया, याद नहीं आ रहा, ठीक है। मूवी का नाम क्या था, उसमें रहता नहीं कि अभी रुक जाओ, अभी उत्तर प्रदेश की सीट खुलेगी तो पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि ये रहता है कि उत्तर प्रदेश की जब सीटें आती हैं निकल के तो सारी चीजें जो हैं वो साइड में कर देती हैं। तो वो वाली चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो वहां पर अभी इलेक्शन होंगे, वो तो आप लोग देख रहे हैं। और फिर आगे चलकर 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा इलेक्शन के जोन में जाने वाली है, क्योंकि जो मोदी जो एक तरीके से रिजीम है, इनके शासन है, उसको बचाना है अपने आप को। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम जो चीजें उनके अपोज में होगी यहाँ पर, चाहे किसानों के बारे में बात कर लिए, चाहे स्टूडेंट के बारे में बात कर लिए, और चाहे आप लोग डोमेस्टिक लेवल में अगर देखिए जो पॉलिटिक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं साख जो है वो कम होती नजर आ रही है। जैसी सिचुएशन अभी देश में बन रही है कोविड-19 को लेते हुए, क्योंकि कोविड-19 भी टैकल नहीं कर पाए तो उसके चलते भी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कम्युनल टेंशन देश में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब जब इलेक्शन का माहौल बनता है तब तक ये कंडीशन निकल कर आती है। पॉलिटिकल वायलेंस अभी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन देखने को मिली, तो इस तरीके का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। तो ये राइटर ये बोले कि ऐसा भी चीजें हो सकती है देश के अंदर में, तो इनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और जब इंसान जो है, आप लोग समझिएगा एक मिनट, अगर कोई पर्टिकुलर घर है, उस घर में अगर बात करें, अगर प्रॉपर माहौल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, दुनियादारी के लिए, वहां पर प्रॉपर पता चला जो मां बाप है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो एक तरीके से कई सारे ऐसे मेल आज के लिए मेरे पास में आते हैं कि बच्चे ये मेल करें कि पापा जो है वो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद में घर पर आते हैं, हमारी पिटाई करते हैं और मम्मी की पिटाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेल कई बार लड़कियों के द्वारा खासकर किए जाते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है उसको तो एक तरीके से आज अगर जवान हो गया लड़का, अगर 24-25 साल में हो गया है, तो वो ये अगर एक्टिविटी अगर पापा कर रहा है तो उसको रोक भी सकता है एक बार को लड़का कि पापा ये चीजें मत करो। मतलब थोड़ा सा एक तरीके से वो नहीं कहते कि आप ऐसी चीजें थोड़ा सा वो कंट्रोल कर सकता है हल्का फुल्का, पर लेकिन लड़की के ये नॉर्मली नहीं हो पाती है। लड़की नॉर्मली यहां पर वो इस तरीके से नहीं बोल पाती है। तो वो कई सारे मेल मुझे देखने को मिलते हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। तो यार ये जो सिचुएशन आज के सोसाइटी में देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है फिलहाल। और इंसान दारू का पीता है जब वो टेंशन में होता है, जब उसको इरिटेशन हो रही होती है लाइफ से, अपने आप को उन चीजों से दूर करने के लिए ये ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल के देखने को मिलती है और वहां पर और दिक्कत हो जाती है। तो जब कोई इंसान घर की ही प्रॉब्लम नहीं सुलझा पा रहा है तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? घर ही में ही लड़ रहा है। तो अगर हमारी कंट्री घर में ही लड़ती रह जाएगी तो बाहर कैसे निकल कर जाएगी, कैसे लीडरशिप का रोल प्ले करेगी? तो जो डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, पॉलिटिकली एक तरीके से वोलेटाइल है, यानी कि ढंग से स्टेबल पॉलिटी नहीं है, तो इस तरीके से कैसे आप लोग आगे चलकर स्ट्रेटेजिक मैटर पर आप लोग सबको साथ में लेकर चल पाओगे और कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में आप लोग सर्वाइव कर पाओगे? तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। कोविड-19 के बारे में बात करें तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहां पर अब फिर से आप लोग देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अभी काफी होल्ड पर जाने वाली है। क्यों? रीजन ये कि फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा फोकस हमारा आने ही वाला नहीं है, डोमेस्टिक इश्यू चलने वाले हैं यहां पर। तो वैसे ही चाइना आगे चल रहा है तो इसमें चाइना और ज्यादा फायदा उठाता हुआ नजर आएगा, आगे निकल जाएगा। यानी कि चाइना के साथ में हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। रीजन क्या है? देखिए दो तरीके होते हैं, या तो सामने वाले के साथ में कॉम्पीट करो आप लोग, अगर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोग को उसके हिसाब से उसके साथ में दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग मित्रता बढ़ाने वाले हैं चाइना के साथ में आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बोले चाइना को कॉम्पीट कर देंगे, चाइना के अंदर से जो वैक्सीन की मार्केट है अपनी कंट्री में लेकर आएंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो सारी चीजें बोलना और करना, कथनी और करने में काफी डिफरेंस है। बोला तो ये जाता है कि एक महीने में आकर ये एग्जाम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर लेकिन जब करने बैठता है इंसान तब पता चलता है कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। पढ़ाई अकेली चीज नहीं होती है, पैरेलल में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जो कि उसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है या कर पाती है। ये चीजें आप लोगों ने फील की होगी। एक इंसान ने टारगेट बना लिया कि एक साल में ये एग्जाम निकालना है, उस साल में घर में किसी की डेथ हो गई, उस साल में घर में दंगे फसाद होने लगे, लड़ाई हो रही है मम्मी पापा की, पड़ोसी के साथ में कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, घर में पैसा नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को पैरेलल में देखने को मिलेगी। तो ये चीजें भी अंडरस्टैंड करने वाली है। तो चाइना जो है
आज के में मैक्सिमम कंट्री के खिलाफ में जाने के लिए तैयार नहीं है, और पेंडेमिक से उबरकर एक ऐसी कंट्री अकेली सामने निकल कर आई है जिसने पेंडेमिक को प्रॉपर वे में मात देकर अपनी कंट्री को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया है। और यहां पर आज के में काफी लार्ज स्केल पर जो कंट्री इससे अपोजिट में भी थी वो भी इसके साथ में काम करती हुई नजर आती है, क्योंकि उनको पता है कि एक पावरफुल कंट्री के साथ में रहना एक काफी अच्छी बात होती है। तो एंटी चाइना जो आज के में जो रिटोरिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बिजनेस के फील्ड में फिर भी लोग इसके साथ में काम करते हुए नजर आते हैं। क्वाड ग्रुप में जापान हमारे साथ मिलकर रहना चाहता है, पर चाइना में उसका जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री से कई गुना है चाइना में इन्वेस्टमेंट। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं, पर लेकिन फिर भी उस कंट्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेचुरल जो यूएस अलाई है, अगर उसके बारे में बात करें, चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है आज के डेट में आप लोग समझिएगा कि वो भी एक अलग ही लेवल पर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। यानी कि आने वाले टाइम में चाइना जो है यूएसए से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया कोविड-19 के चलते ट्रबल में है, तो यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं बीजिंग को एक तरीके से अलग तरीके से बीजिंग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। तो रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि यूएसए हमेशा चाहता है कि वो पावरफुल कंट्री बना रहे हैं। पहले रशिया के साथ में लड़ता था, अब चाइना के साथ में लड़ रहा है, तो हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करता है। इंडिया चाइना के साथ में कंपीट तो नहीं कर पाएगा इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वाले फील्ड में। तो आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इसके साथ में दोस्ती करता हुआ नजर आएगा। और जैसे बोलते हैं ना कि एक तरीके से एकोमोडेशन या फिर रिकॉन्सिलेशन या फिर कोऑपरेशन, यानी कि सुविधा और इसी के साथ में सामंजस्य और सहयोग वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है वो वहां देखने को मिलती है जब आप लोग इतने ताकतवर नहीं रहते उसके साथ में लड़ सके। तो पाकिस्तान और यहां पर साउथ एशिया एसोसिएशन जो रीजनल है जिसको सार्क बोलते हैं, उसमें अभी कुछ नॉर्मल सी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस पेंडेमिक है, क्योंकि दिल्ली जो है उसके पास में इतनी पावर देखने को नहीं मिल रही है, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो पोस्ट पेंडेमिक हमारा जो है नेचर जो है यूएसए के लिए अलग देखने को मिलेगा और यूएसए का हमारे लिए। अभी तो हम लोग पावरफुल तरीके से आगे आ रहे थे निकलकर, पर आगे यूएसए बोलेगा मैंने तुमको इतनी हेल्प की है, मुझे हेल्प दो, मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर एक मिलिट्री का बेस बना दूं तुम्हारी कंट्री के अंदर, ताकि अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखी जा सके सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। अब ऐसी ऐसी डिमांड आप लोग यहां पर नजर आएंगी और इंडिया को कई बार ये डिमांड माननी भी पड़ सकती है, क्योंकि डिपेंडेंसी अभी हो गई है काफी ज्यादा, तो समझना पड़ेगा। ठीक है, आज के में क्या रहता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को आप लोग लत लगा दो, शराब की लत लगा दो, बीड़ी सिगरेट की लत लगा दो, कोई नशीली लत लगा दो दवाइयों की, वो इंसान जो है आप लोगों का गुलाम बन जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि छोटे छोटे बच्चों को ये दवाइयां देनी, ये शराब दवारा बीड़ी सिगरेट ये पिलाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कस्टमर मिल जाते हैं जो भी यहाँ पर ये कंपनीज होती हैं। यानी कि अगर उसने 15-20 साल की एज में पीना स्टार्ट कर दिया, तो समझिए कि 15-20 साल की एज में पीना स्टार्ट कर दिया और वो पूरी जिंदगी कस्टमर बन के रह गया है। ठीक है, पूरी जिंदगी पिएगा। अगर कोई 40 साल की एज में पीना स्टार्ट कर रहा है तो वो इतना शॉर्ट टर्म कस्टमर रहेगा। तो इसलिए यंग जनरेशन को इस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री करने की कोशिश कराई जाती है। कोविड-19 जो बात करें, ये एक तरीके से रीजनल अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। अब तक तो इनके द्वारा बोला गया है नेगेटिव चीजें, अब पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं कि कोऑपरेशन जो है यहां पर देखने को मिल सकता है सार्क के अंदर में, क्योंकि अभी फिलहाल जो है लड़ाई में इंसान तब रहता है जब ताव में रहता है, जब उसके पास में पावर नहीं होती है फिर वो कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। तो इसके चलते हम लोग कहां कहां एरिया में कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ वाले एरिया में हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं कि यार आधे पैसे तुम दो आधे हम देते हैं, और ये पर्टिकुलर एक सिस्टम स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है कि जिस टाइम पर इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो कंट्रीब्यूशन से काम कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई बोले ना कि चलो यार ये काम करने स्टार्ट करते हैं, चलो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब बोलते हैं कि चलो यार टूर्नामेंट कराते हैं, तो यार चलो बॉल लेकर आते हैं, तो ये यार कंट्री कर दो यार। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो हेल्थ की डिप्लोमेसी को लेकर आगे चला जा सकता है इंडिया के द्वारा, इन्वायरमेंट को कंसर्न को लेकर आगे चला जा सकता है, इसमें हम लोग लीडर हैं। और रीजनल कनेक्टिविटी में भी इंडिया एक बेसिकली इंडियन ओशन के बीच में है, तो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो कोविड-19 के द्वारा कई सारे चैलेंज और कई सारी अपॉर्चुनिटी है, अब किसको हम लोग भुना पाते हैं तो वो देखने वाला मुद्दा होगा। ठीक है, तो पूरा ये शानदार डिटेल में एक आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो आज की डेट में क्या क्या माहौल है वो सारा मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया। ठीक है, बाकी आगे बात करें तो यहां पर ये जो है बेसिकली हमारी कंट्री में आज की डेट में जो वर्कर्स हैं अलग अलग एरिया से निकल कर आए, सर गवर्नमेंट ने माइग्रेंट इशू को साइड में कर दिया है, उसके ऊपर फोकस ही नहीं है, तो ये बातें बोली जा रही है। पर लेकिन ये माइग्रेंट इशू को अगर इस तरीके से साइड में करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हीं की जरूरत पड़ती है अगर कोई इंडस्ट्री आप लोगों को चलानी है आगे, इन्हीं की जरूरत पड़ती है अगर पर्टिकुलर एरिया में आप लोग जैसे खेती नहीं करते तो कई सारे लोग दूसरे एरिया से आकर काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग अगर ये माइग्रेंट वर्कर ही नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे जो लोकल एरिया के जो काम है वो होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज हमारी कंट्री में होनी चाहिए। पर लेकिन फिलहाल जो है और भी इतने बड़े बड़े मुद्दे सामने आ गए कि इनको कंप्लीटली काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर हमारी कंट्री में किया जा रहा है, तो ये गलत है। और कई सारे राज्य के बारे में बात करें तो ये काम करते हुए नजर आएंगे। 10 मिलियन के करीब माइग्रेंट वर्कर हैं आज के डेट में। तो नीति आयोग के हिसाब से अगर माने तो नेशनल माइग्रेंट जो लेबर पॉलिसी है
वो ढंग से आकर उसको इंप्लीमेंट करना है ताकि प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। खासकर हेल्थ के बारे में बात करें, उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर राशन वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई सब कुछ बंद पड़ा हुआ है तो ये नहीं कि उनकी सैलरी बंद कर दो, भूखे मर जाएंगे, तो उसके बारे में ध्यान देकर चलना चाहिए। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए ताकि यहां पर इन जनता को एक तरीके से टैकल किया जा सके, उनको ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सी है यहां पर आंसर। तो ये यहां पर इसको रेगुलेट करता है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सारी मैंने स्टडी लवर वीर पर भी प्रोवाइड करा दी है, और आप लोगों की वीर तालियान वाला जो चैनल है उस पर भी प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। आगे से उन दोनों चैनल को आप लोग ज्वाइन रखिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, सारी वहां पर शेयर कर दी जाती है। ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लेटेस्ट मुद्दे अगर आप लोगों को समझने हैं, और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक भी अवेलेबल है। अगर वीर तालियान सर्च करेंगे तो पर्सनली मेरे से कनेक्ट होंगे, और अगर स्टडी लवर वीर सर्च करेंगे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी, तो आप लोग एजुकेशनल चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है फायदा पहुंचाती है, ठीक है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि आप लोग फीडबैक जरूर देना, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को, और अगर कोई कट कर रहे हैं तो क्यों कट कर रहे हैं, तो ये फीडबैक देकर जरूर जाना। अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ता हूं, कई सारे इंटरेस्टिंग कमेंट आप लोग करते हैं, कई सारे बच्चे कई सारी चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर ये हो गया इसलिए नहीं दिया। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है, मैप बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा, टेंशन मत लीजिए, उसके ऊपर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।